Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the another part of marketing management। और इससे previous lectures में हम लोगों ने marketing के बहुत सारे aspects को डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे marketing management पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग डिटेल में कवर करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को कवर किया, इवोल्यूशन को कंसिडर किया, इवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने इसके अप्रोचेस को भी कंसिडर किया, अप्रोचेस के बाद हम लोगों ने मार्केटिंग के मिक्स को डिस्कस किया, मार्केटिंग मिक्स के बाद वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर्स को भी डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट जैसे कि मॉडल्स, एसटीपी मॉडल, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको भी कंसिडर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉडल भी डिस्कस किया, एसटीपी मॉडल। हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। फिर इसमें 4 पीस को डिटेल में डिस्कस किया है। 4 पीस के बाद 3 पीस एक्सटेंड करके किसने दिए उसको भी डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने 4 पीस में प्रोडक्ट को डिटेल में बताया है, प्रोडक्ट के बाद प्राइस को, प्राइस के बाद प्रमोशन को, प्रमोशन के बाद प्रमोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया है ना। प्रमोशन के बाद हम लोगों ने कंसिडर किया प्लेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से। और डिस्ट्रीब्यूशन के एक ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होता है, वो कौन कौन से चैनल होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को लीड करते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। सो इस लेक्चर वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए सिलेबस को हम लोग पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को अफेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कैन बी ग्रुप्ड, ग्रुप किया गया है किस किस बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस पे, मैन्युफैक्चरर के बेसिस पे और मिडलमैन के बेसिस पे। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है वो एनी हाउ कैसे इम्पैक्ट डालता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग, on the basis of product, on the basis of customer, manufacturer, middleman। इन लोगों से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन पे फर्क पड़ता है ना, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले ये कंसिडर कर रहे हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस से कैसे फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा महंगा हाई प्राइस प्रोड्यूसर हैव फ्यूअर बायर्स, अगर बहुत ही प्रोडक्ट का प्राइस महंगा होगा तो बायर कितने होंगे, कम होंगे, फ्यू, and thus require few but more exclusive middlemen। तो इसीलिए क्योंकि प्राइस ज्यादा है, बायर होंगे कम, बायर होंगे कम तो मिडलमैन कितने होंगे, मिडलमैन भी कम होंगे लेकिन एक्सक्लूसिव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सक्लूसिव डिसीजन को समझा था ना, एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी कौन सी होती है। ठीक है, लो प्राइस प्रोड्यूसर होंगे अगर, तो उस केस में वुड रिक्वायर मैनी मिडलमैन। इसका मतलब है अगर ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए जो बायर्स होंगे वो कम होंगे, तो इसके लिए जो मिडलमैन का यूज होगा दैट इज एक्सक्लूसिव मिडलमैन, होंगे तो मिडलमैन। लेकिन अगर कम प्राइस का प्रोडक्ट होगा तो देयर आर मल्टीपल एंड डिफरेंट मिडलमैन्स इन्वॉल्व। ओके, नाउ प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट का वेट क्या है। हैवियर प्रोडक्ट्स, अगर ज्यादा प्रोडक्ट होता है मतलब हैवी प्रोडक्ट होता है तो वो डायरेक्टली, हैवियर प्रोडक्ट का मतलब है जो भारी भरकम प्रोडक्ट हो गया या मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली टाइप का प्रोडक्ट हो गया, तो वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि उसकी जो कॉस्ट है, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट में क्या किया जा सके, कमी की जा सके, जैसे कोयला, कोल, सीमेंट एटसेट्रा। तो ये जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बीच में जो मिडल मैन होते हैं वो कम होते हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। प्राइस क्या है, अगर हाई प्राइस होता है, प्राइस ज्यादा है तो बायर्स होंगे कम, और बायर्स होंगे कम तो मिडल मैन कितने इन्वॉल्व होंगे, मिडल मैन होंगे लेस, और यू कैन से
एक्सक्लूसिव। और अगर प्राइस होगा कम तो बायर्स होंगे आपके ज्यादा, रीच बढ़ानी पड़ जाएगी, और रीच बढ़ाने के लिए मिडल मैन का यूज होगा मोर। यहां पे बात करूं नेक्स्ट की, प्रोडक्ट के बेसिस पे बात करूं तो प्रोडक्ट का जो वेट होगा, अगर तो वेट ज्यादा है तो डायरेक्टली मिडलमैन का यूज होगा कम, और अगर प्रोडक्ट का वेट कम है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट चैनल को हम यूज करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। उसके बाद लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज का मतलब सबके लिए जो एक जैसा है, वो हो गया स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। यूनिवर्सल डिमांड एंड मे नीड एज मैनी मिडलमैन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और इसको यू कैन से होमोजीनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। टू एक्सेस द लार्ज कस्टमर बेस, ज्यादा कस्टमर को कंसिडर करें, तो ये कब कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे तब जब आपके जो बीच में मिडल मैन है वो क्या होंगे, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसके लिए आप मिडल मैन को रख सकते हो ज्यादा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। और अगर इसका उल्टा पे आ जाओ, अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए आप बना रहे हो, इंडिविजुअल के लिए, तो उस केस में जो इसके प्राइस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बायर क्या होंगे, इसके कम होंगे। और उसी सिचुएशन में जहां प्राइस ज्यादा होगा वहां पे मिडलमैन कितने इन्वॉल्व होंगे, मिडलमैन होंगे कम। तो ये समझ सकते हो आप कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा तो मिडलमैन होंगे ज्यादा, और अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट होगा तो मिडलमैन होंगे कम। ओके, नाउ more customized product are likely to be sold directly by the मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब समझो, जो बहुत जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, पेरिशेबल, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन ऐसे चलते हैं, जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया आपका, है ना, वेजिटेबल्स हो गए, तो उसके लिए ज्यादा मिडलमैन का यूज करोगे तो मतलब ज्यादा टाइम लगेगा आपके पास पहुंचने में, एक दो तीन दिन लग जाएगा, तब तक वो खराब हो जाएगा। इसीलिए जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वहां पे जो इंटरमीडिएरी है या मिडलमैन है उनका जो यूज होता है वो होता है कम। तो पेरिशेबल गुड्स लाइक बेकरीज आर ऑफन सोल्ड थ्रू डायरेक्ट चैनल, इसीलिए डायरेक्ट चैनल से दिया जाता है। एक्स्ट्रा सर्विस, इफ द प्रोडक्ट कम्स विद आफ्टर सेल सर्विस, एग्जांपल इंस्टॉलेशन, द चैनल विल बी शॉर्टर। देखो इन्होंने एक तरफ पेरिशेबिलिटी बोल दी और एक तरफ एक्स्ट्रा सर्विस। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो उस टाइम पे उस सिनेरियो में भी जो आपका जो मिडल मैन वाला सिनेरियो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो भी शॉर्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि चैनल विल बी शॉर्टर, लेसर होगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मार्केट, मार्केट के टाइप में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में बी मेड। वो किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट, प्राइस, स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बेसिस पे था। मार्केट साइज, अगर आप ज्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर इनडायरेक्ट लेवल ऑफ चैनल, तो आपको मिडलमैन का यूज ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट को आप ज्यादा कैप्चर करना चाहते हो। लेकिन अगर आप मार्केट को ज्यादा कैप्चर नहीं करना चाहते, नैरो स्पैन रखना चाहते हो, तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आप मिडलमैन कम भी रखोगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट, द लार्जर द मार्केट, मार्केट जितनी बड़ी होगी the longer the distribution channel for distributing it. Type of customers, अब देखो जब ज्यादा कस्टमर्स आप रीच में रखोगे, मार्केट का साइज बड़ा रखना चाहते हो तब भी, और अगर आप टाइप ऑफ कस्टमर की भी रेंज ज्यादा रखना चाहते हो तो मिडल मैन आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे। ये अगर बिजनेस कस्टमर्स हैं आपके, ओपन बाय डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बल्क में खरीदेंगे ना मैन्युफैक्चरर से, तो बिजनेस टाइप के कस्टमर हैं तो वो डायरेक्टली खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से। और अगर आपके कॉमन कस्टमर हैं तो वहां पे मिडल मैन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि वो होलसेलर से डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे, वो मिडल मैन के थ्रू रिटेलर वगैरह से खरीदेंगे इन स्मॉल क्वांटिटी। तो इसीलिए समझ जाओ अगर बिजनेस कस्टमर है तो मिडल मैन होंगे कम, मिडल मैन कम।
और अगर आपके जो कस्टमर है वो कॉमन कस्टमर है तो यहाँ पे मिडलमैन ज्यादा होंगे। बायर की लोकेशन, व्हेन द कस्टमर ग्रुप इज वाइडली डिस्पर्स, जब बहुत दूर दूर तक कस्टमर का ग्रुप फैला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर, तब यहाँ पे मिडलमैन। अगर बायर की लोकेशन, बायर की या जो बायर अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर रहते हैं तो वहां पे तो आपको मिडलमैन का यूज करना पड़ेगा ना, तो आप सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या होलसेलर के थ्रू तो अपनी मार्केट को लोगों तक इतना पहुंचा नहीं पाओगे, वाइडर इतना रहेगा ही नहीं। तो उस सिनेरियो में जो बायर की लोकेशन है, व्हेन द कस्टमर ग्रुप जब वाइडली डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर में कम इन हैंडी, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, अगर तो बहुत दूर तक कस्टमर फैले हुए हैं तो यू हैव टू यूज मिडलमैन, अदरवाइज यू कैन नॉट। नाउ द टाइप्स ऑफ कस्टमर में ऑल्सो इम्पैक्ट हाउ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोडक्ट के बेसिस पे। कस्टमर का साइज बता चुकी, कस्टमर का साइज, कस्टमर साइज ज्यादा है तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, प्राइस आपका कम रखना पड़ेगा, जिसके लिए मिडलमैन ज्यादा रहेंगे। The larger the customer size, the more location they occupy. This require more middlemen to distribute. Okay. Now quantity, अगर ज्यादा quantity लोग खरीदते हैं, people buy in a bulk quantity, then there may be less number of middlemen required. But if they buy in small quantity, then we need retailers as well as agents to occupy the whole market. Now a customer who buys a large quantity, जो quantity है, अगर बड़ी quantity में सामान खरीद रहे हैं प्रोडक्ट से, of product, tend to deal directly with a manufacturer. otherwise अगर स्मॉल क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं देन दे रिक्वायर मोर मिडलमैन। ओके, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द साइज एंड पोजीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर आर अदर फैक्टर्स। जो साइज और पोजीशन है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं। मिडल चॉइस, जैसे प्रोडक्शन का साइज, अ लार्ज मैन्युफैक्चरर में ओपन हिज ओन आउटलेट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद का आउटलेट यूज करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वेयर एज जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है मे सीक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मेरा खुद का आउटलेट है, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन वाला फैक्टर संभाल लूँगी। लेकिन अगर एनी हाउ रिक्वायरमेंट नहीं है, एनी हाउ ज़रूरत पड़ती है कि आपको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, तो उस सिनेरियो के अंदर यू नीड more middlemen, you need retailer as well as wholesaler. Now financial position, firms with good financial backing can seek high value customers. जहाँ की अच्छी खासी पोजीशन होती है, फर्म जिसकी गुड फाइनेंशियल बैकिंग है, तो वो हाई वैल्यू कस्टमर को फॉलो करती है देमसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन मिडलमैन। तो मिडलमैन पे रिलाई नहीं करती है ना, जिनकी अच्छी खासी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो क्या करती है, हाई वैल्यू कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करती है, और हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे तो वहां पे मिडलमैन की रिक्वायरमेंट कम होगी, अदरवाइज ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, अगर मैं ज्यादा कंट्रोल करना चाहती हूँ तो मैं मिडलमैन को कम रखूंगी, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल मोर नंबर ऑफ कंट्रोल दे आर हैविंग। नाउ इफ अ फर्म लाइक्स टू कंट्रोल, अगर एक फर्म कंट्रोल करना चाहती है इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन, खुद का, यू मे प्रिफर टू सेल डायरेक्टली, वो डायरेक्टली कस्टमर से खरीदेगी, और यूज शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और छोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेगी। अगर तो वो कम कंट्रोल करना चाहती है तो वो कौन सा खरीदेगी,
तब वो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ज्यादा कंट्रोल चाहती है तो वो मोर. नाउ फाइनली द middleman's cost and effect on sales should be considered when determining distributing channel. तो ये भी अफेक्ट करता है. जैसे कि कॉस्ट, अगर कमीशन ज्यादा पे करना पड़ रहा है द कंपनी शुड कंसिडर फ्यूअर मिडलमैन. अगर क्योंकि कहीं ना कहीं मिडलमैन को आप कमीशन वगैरह दोगे, एक्स्ट्रा चार्जेस दोगे, तो उस केस में अगर कॉस्ट आपकी ज्यादा पड़ रही है तो आप क्या करोगे, मिडलमैन को कम करने की कोशिश करोगे सो दैट उनको कमीशन कम देना पड़े और कॉस्ट क्या हो, कम हो. ठीक है. फिर उसमें बोल रखा है और अगर कॉस्ट क्या है, कम, मिडलमैन को, तो यहाँ पे ज्यादा मिडलमैन भी रिक्वायर होंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन सेल्स. द कंपनी शुड क्लोजली एग्जामिन इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट. जो कंपनी है ये बहुत ही ध्यान से देखती है फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये देखने के लिए कि कितने मिडलमैन रिक्वायर हैं. आर पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सेल्स एंड एक्वायरिंग, मतलब मिडलमैन के बढ़ाने या घटाने से सेल्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ भी रहा है. अगर मान लो मेरी सेल्स होती थी 10 लाख रुपीस की और फिर मैंने ये देख के मिडलमैन और ज़्यादा मिडलमैन को रिक्वायर किया ताकि मेरा जो सेल्स हो वो बढ़ जाए, लेकिन जो मिडलमैन को रखने के बाद भी मेरी सेल्स ज़्यादा नहीं इम्प्रूव हुई, 1 लाख का इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उससे क्या इम्पैक्टफुल पड़ा कि मिडलमैन की क्वांटिटी को बढ़ाने से पूरा इम्पैक्ट सेल्स पे कम पड़ रहा है. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है मिडलमैन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें द सेल्स एंड एक्वायरिंग इट्स कस्टमर. इफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है थ्रू इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज पुअर, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम है तो मुझे मिडलमैन को कम करना पड़ेगा. और अगर बहुत अच्छी खासी आपकी सेल्स इंप्रूव हो रही है तो आप मिडलमैन को उतने भी रखोगे, मिडलमैन की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तब भी चल जाएगा. तो ये आपको पता चल गया अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लेने में कि हाँ मुझे डायरेक्ट चैनल पे जाना है, मुझे इनडायरेक्ट चैनल पे जाना है, डायरेक्ट में भी मुझे 0 पे जाना है और इनडायरेक्ट में मुझे 1 लेवल पे जाना है कि 2 लेवल पे जाना है कि 3 लेवल पे जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ना चैनल मैनेजमेंट डिसीजन, वो कौन सा फैक्टर होता है जो चैनल मैनेजमेंट डिसीजन पे अफेक्ट करता है. नाउ चैनल मैनेजमेंट इज अ टर्म, एक ये ऐसी टर्म है विच इज वेरी रिगरसली यूज्ड इन सेल्स मार्केटिंग, जो बहुत ही ज्यादा बार टर्म यूज होती है. इट इज कॉमन कॉन्सेप्ट वेयर इन सेवरल टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे कि वेरियस मार्केटिंग एंड सेल्स टेक्निक को यूज करते हैं. चैनल मैनेजमेंट डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्म का टू स्प्रेड देयर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब चैनल का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन से है और उस डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को आप एनी हाउ कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज चैनल मैनेजमेंट. और यू कैन से हाउ यू मैनेज योर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन. आप डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को एनी हाउ कैसे असेंबल कर रहे हो, किस तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से उस पर इफेक्ट डाल रहे हो, तो वो आपका चैनल मैनेजमेंट कहलाता है. दिस डिसीजन डिफाइंस, ये डिसीजन बताती है हाउ गुड्स विल रीच बायर, कैसे जो गुड्स है वो बायर तक पहुंचेगा, एंड प्ले अ वाइटल रोल, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अर्निंग फर्म्स गोल, फर्म के गोल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बट व्हाट एग्जैक्टली डू चैनल मैनेजमेंट डिसीजन मीन. लेकिन अभी तक आपको क्लियर नहीं होगा कि चैनल मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है. इन सिंपल टर्म्स चैनल मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब होता है रेफर्स टू द चॉइसेस फर्म लेती है. देखो चैनल मैनेजमेंट डिसीजन का मतलब फर्म कैसे डिसीजन ले रही है, कैसे सेलेक्ट कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, ऑप्टिमाइज कर रही है, किसको, चैनल्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, इफ दे आर यूजिंग इनडायरेक्ट सेलिंग, और 0 लेवल में तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से डीलिंग होती है. नाउ दीज डिसीजन इंश्योर, ये जो डिसीजन है ये देखता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस टाइम पे हो रही है, टारगेट मार्केट में हो रही है. चैनल मैनेजमेंट फाइंडिंग्स आर क्रूशियल फॉर फर्म्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड इम्प्रूव सेल्स. चैनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी तरीके से ढूंढो
इस तरीका ढूंढो कि आपकी सेल्स इंप्रूव हो और आप कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाए, कॉम्पिटिटिव बन पाए। तो ये सारा का सारा पॉइंट किस में कंसिडर होता है? ये कंसिडर होता है आपका चैनल मैनेजमेंट के अंदर। नाउ चैनल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चैनल मैनेजमेंट। चैनल मैनेजमेंट डिसीजन के कितने तरीके होते हैं? सबसे पहला चैनल का सिलेक्शन। चैनल का सिलेक्शन क्या होता है? दिस डिसीजन अफेक्ट्स पिकिंग, चूज करना द मोस्ट प्रॉपर मीडिया, सबसे बेस्ट मीडिया को चूज करना टू रीच द टारगेट मार्केट, सबसे बेस्ट मीडिया को पिकअप करना, डिसीजन मोस्ट प्रॉपर मीडिया टू रीच द टारगेट इट रिक्वायर। इसमें क्लाइंट को एक्सप्लोर करो, लाइक्स एंड व्यूइंग द वर्थ ऑफ अदर चैनल्स, दूसरे चैनल को भी एनालाइज करो, सच एज डायरेक्ट सेल्स के थ्रू कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, रिटेलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू और अदर मीडिया के थ्रू। मतलब चैनल का सिलेक्शन करना, पहले एनालाइज कर लो, देन यू हैव टू ऑप्ट और सेलेक्ट चैनल सिलेक्शन। चैनल का डिजाइन, वंस चैनल आर सेट, पहले आपने चैनल सेट कर लिया कि मुझे इनके थ्रू मार्केट में एंटर करना है। फर्म नीडेड टू डिजाइन अ चैनल स्ट्रक्चर, फर्म क्या करेगी? अपना चैनल का स्ट्रक्चर चूज करेगी दैट अलाइज विद देयर ओवरऑल प्लान, जो कि पूरे के पूरे प्लान को एनालाइज करके चलेगा। दिस डिसीजन इंक्लूड्स, ये डिसीजन इंक्लूड करता है चूजिंग द नंबर ऑफ मीडिएटर्स, बीच में कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले आपने चैनल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब इसके अंदर तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कितने लोग हैं इसमें, नंबर ऑफ मीडिएटर्स कितने हैं, लेवल ऑफ कंट्रोल कैसा है, फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स किस तरीके से फ्लो कर रहा है, सर्विस कैसे फ्लो कर रही है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड बायर, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक किस तरीके से ये पहुंच रहा है, ये आपका आ जाएगा चैनल डिजाइन के अंदर। नाउ चैनल रिलेशनशिप, आपने चैनल को सेटअप कर लिया, चैनल को डिजाइन कर लिया, अब चैनल के साथ रिलेशनशिप, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटीज विद द चैनल पार्टनर इज क्रूशियल। आप जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जिन भी मिडलमैन को लेके आ रहे हो अपने फर्म के अंदर, अपने डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में, तो उन लोगों का भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। नाउ दिस decision entails setting and working with channel partner, setting clear contact channel, clear contact channel बनाओ, raising cooperation to achieve shared goals, ये देखना कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो कि नहीं कर पाते। नाउ चैनल एक्सपेंशन, जब आपको पता चल गया कि हाँ रिलेशनशिप भी ठीक चल रहा है, सेटअप भी ठीक हो गया, आपका डिजाइन वगैरह भी ठीक हो गया, तो आप अपने चैनल को एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड क्यों करोगे? क्योंकि जब आप बड़े वाले सेगमेंट में जाते हो, जब आप बहुत ही लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हो, तो आपको सीखने के लिए मिलता है कि एनी हाउ किस तरीके से आप मार्केट के अंदर जा रहे हो और मार्केट कैसे वाइडन अप हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ मिडलमैन इंक्लूडेड इन योर फर्म। नाउ अ फर्म ग्रो, फर्म बड़ी, दे मे नीड टू एक्सपेंड, अब उसको बढ़ने की जरूरत है। देयर एलोकेशन चैनल टू एंटर न्यू मार्केट्स और cater टू अदर सेगमेंट्स। दिस डिसीजन, ये जो डिसीजन होता है ये स्पॉटिंग मार्केट के ऑप्शन के लिए ज़रूरी होता है, एंड लाइकली चैनल पार्टनर्स एंड रनिंग एक्सपेंशन प्लान एज वेल। तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे जब आपकी मार्केट इंप्रूव करेगी, रन करेगी, तो आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड भी करके जाओगे मार्केट के हिसाब से। नाउ एलिमेंट्स ऑफ चैनल मैनेजमेंट, तो चैनल मैनेजमेंट समझ गए, किस तरीके से आप चैनल मैनेजमेंट को सेलेक्ट करते हो वो समझ गए। नाउ दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर एलिमेंट्स ऑफ चैनल मार्केटिंग। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेटिंग इन द सेंस कि आप जब एक प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हो चैनल मैनेजमेंट का, थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग और द इनडायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, जो कि आप एंड यूजर्स तक, कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को एक लॉन्ग टर्म गोल को सेट करोगे। ऑब्जेक्टिव इज फॉर द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप अपने एक लक्ष्य को डिसाइड कर लेते हो कि आपको इतनी सेल्स लेके जानी है, मार्केट में इतना प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न करना है, तो ये वाला पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली डिफाइंड। और एक बात,
ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इम्पॉसिबल फैक्टर्स को भी आप अपने ऑब्जेक्टिव में कंसिडर करो, या आपके एम्प्लॉयज़ को ही आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्जेक्टिव को सेटअप करोगे तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ क्लियरली डिफाइंस द गोल एंड इंटेंट ऑफ चैनल मैनेजमेंट। तो पहले आपको बहुत ही क्लियर कट अपने माइंडसेट में बनाना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, चैनल मैनेजमेंट का मेन एम क्या है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सच एज राइजिंग मार्केट शेयर और इम्प्रूविंग क्लाइंट डिलाइट। दो टाइप बता दिए इन्होंने बोला है या तो आप ये सोचो कि मार्केट शेयर बढ़ाना है, या तो आप ये डिसाइड करो कि आपको क्लाइंट की डिलाइट को बढ़ाना है। या तो आप कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस करोगे, या तो आप अपनी मार्केट शेयर पे फोकस करोगे। तो इस टाइप से डिसाइड करोगे कि वेदर यू हैव टू ऑप्ट द ऑब्जेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट एनालिसिस। मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को एनालाइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स ओपिनियन, on the basis of factors feedback also. Now conduct a careful analysis। बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा किसको, टारगेट मार्केट को, कि कौन से सेगमेंट को आप चूज कर रहे हो। वी ऑलरेडी डिस्कस ना सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस। सो we already discussed the STP model, and in this model we already discussed there is a different types of segment in the market. Okay, there is different types of segment in the market on the basis of age, okay, age, gender, ऑक्यूपेशन, इनके बेसिस पे हम मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन वी ऑप्ट फॉर अ सिंगल मार्केट, और फिर उसके बाद हम एक मार्केट को चूज आउट करते हैं। तो मार्केट को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है, बायर को नीड को समझना, कंज्यूमर की वांट्स क्या है यहाँ पे, एंड राइवल्स, इवन अपने एनिमीज को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमने स्वॉट एनालिसिस को कंसिडर किया था तब हम लोगों ने पढ़ा था द फोर्थ वन पार्ट, थ्रेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी एनालाइज द होल मार्केट। तो थ्रेट को समझना मीन्स अपने एनिमीज को, अपने राइवल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ दिस एनालाइसिस, ये जब आप एनालाइज कर लोगे मार्केट को पूरी, ऑन द बेसिस ऑफ बायर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ राइवल्स, तब आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के चैनल का आपको इस्तेमाल करना है और कौन सा चैनल आपके लिए यहाँ पे बेस्ट वे रहेगा, वे टू गेन इन अ कॉम्पिटिटिव एज, और बेनिफिशियल रहेगा कि आप कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकल के आते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटर भी आप लोगों से आगे है किन्हीं किन्हीं चीज़ों में। क्योंकि जब स्वॉट एनालिसिस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये सीखा था कि देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी एज वेल एज वीकनेस ऑल्सो। तो वीकनेस पे भी फोकस करना है जो कि दूसरे की स्ट्रेंथ ना बन पाए। ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज चैनल का सिलेक्शन एंड डिजाइन, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि चैनल को सिलेक्ट करोगे डिफरेंट कैटेगरीज पे, बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस चूज प्रॉपर चैनल्स। अलग अलग टाइप के चैनल्स को डिस्कस कर लिया, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, बहुत ही डिटेल में इसको प्रीवियस क्लासेस में और इस क्लासेस में दोनों में भी डिस्कस कर रखा है। एंड डिजाइन अ चैनल सिस्टम, और एक चैनल सिस्टम भी आप सोचोगे दैट अलाइज विद फर्म्स गोल, जो कि फर्म के गोल के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फर्म के गोल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप इस टाइप से चूज करोगे चैनल के सिलेक्शन को और डिसीजन को। ना पार्टनर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट, अब आप जो भी पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे पढ़ा था अभी हमने पार्टनर वाला, प्रीवियस क्लास में जब हमने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को कंसिडर किया था, वहां पे पार्टनर वाला पार्ट था ना कि आप जब लोकल फर्म के साथ कंसिडर कर रहे हो, फॉरेन में जाके जो कहीं की लोकल फर्म होगी वहां कंसिडर कर रहे हो, तो वहां पे आप उसको पार्टनर को कंसिडर करोगे ना। केयरफुली सेलेक्ट चैनल पार्टनर, और आप ध्यान से चैनल के पार्टनर को चूज करोगे जो कि बेस्ड ऑन दियर एक्सपर्टाइज, जो कि बेस्ट होगा अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी रेपुटेशन में। एंड कंपैटिबिलिटी मीन्स यू कैन से द फ्लेक्सिबिलिटी, कि कहीं पे कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो ऑप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं विद द फर्म्स वैल्यू। वेरीफाई यूजफुल कॉन्टेक्ट चैनल्स,
बहुत सारे कॉन्टेक्ट चैनल को इस्तेमाल करना एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट, और सपोर्ट को भी समझना फॉर स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, टीम वर्क किस तरीके से एनालाइज करती है उसको भी समझना। नाउ द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब काफ़ी सारे बेसिस पे आपने चैनल को एनालाइज कर लिया और मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो चैनल आपने इम्प्लीमेंट किया है, मैनेजमेंट किया है, डिज़ाइन किया है, वो आपको कुछ रिजल्ट ला के भी दे रहा है कि नहीं। मार्केटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ध्यान देना, कंटिन्यूस मॉनिटर, जो कि आप फीडबैक ले रहे हो एक तरीके से। चैनल परफॉर्मेंस बाय असेसिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेट दिखाता है सच एज सेल्स वॉल्यूम बढ़ना घटना, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, चैनल प्रॉफिटेबिलिटी, एडेप्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब वैल्यू को अपनी ऑप्ट करना, वो हो गया एडेप्टेशन, एंड इम्प्रूवमेंट वैल्यू को बढ़ाना। बी फ्लेक्सिबल, अब आप ऐसे नहीं हो सकते रिजिड रहो, रिजिड रहोगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कि आप जो भी चेंजेस वगैरह होंगे उसको आसानी से ऑप्ट नहीं कर पाओगे। बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू अडेप्ट द चैनल, और चैनल को अडेप्ट करना स्ट्रैटेजी एज मार्केट नीड्स चेंज। रेगुलरली चेक, बार बार चेक करोगे एंड इनहेंस, बढ़ाओगे द प्लान बेस्ड ऑन फीडबैक, मतलब बार बार चेंज करोगे, अडेप्ट करोगे, चेंजेस लेके आओगे सो दैट कि आपकी मार्केट सबसे बेस्ट तरीके से ऑप्ट कर पाए। तो यहाँ पे एडेप्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट के बाद ये वाला एलिमेंट वाला सेक्शन क्लोज डाउन हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मेन एलिमेंट्स ऑफ चैनल मैनेजमेंट को कंसिडर किया। सो इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं वो पढ़े, और चैनल मैनेजमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। अब आप लोग कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको उसका रिवर्ट टाइमली मिल जाएगा। और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।